अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सर एकेडमी पर। और हम लोग बात कर रहे हैं तिल चट्टे यानी झिंगुर की, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉकरोच। कॉकरोच की हम बात कर रहे हैं। कल हमने देखा था कॉकरोच के जो हमने कहा कि जो कॉकरोच है उसकी मॉर्फोलॉजी की हमने कल बात किए थे, कल एनाटॉमी की भी बात हमने किए थे। कॉकरोच के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट देखा था, उसमें से एक ये था कि इसके जो पाँव होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों से, सिगमेंट से बने होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों से बने होते हैं। इसलिए इसको आर्थ्रोपोड्स फाइलम में रखा गया है और क्लास इंसेक्टा है, यानी इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की क्लास में इसको रखा हुआ है। फिर हमने कहा था कि ये रात में निकलने वाले ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने उनके स्ट्रक्चर देखा था, किस तरह के उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो हमने कहा था कि जो कॉकरोच होता है उसके अंदर उसके जिस्म को तीन हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है जिसको हमने कहा था हेड, दूसरा होता है थोरैक्स और तीसरा होता है एब्डोमेन। फिर हमने कहा था कि इनके जिस्म के ऊपर सख्त प्लेट्स होती है जिसको स्कैलेरेट्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने सर के मामले में बात किया था, हेड के मामले में बात किया था। तो हमने कहा कि हेड के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें से हमने कहा था कि मैंडिबल होता है, मैग्जिला होता है, और इसकी जो जबान होती है, जो टंग होती है, उसको क्या कहा जाता है, हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। फिर हमने तीन थोरैसिक जो रीजन होते हैं, तीन थोरैसिक के हिस्से होते हैं। हमने कहा प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। फिर हमने कहा था कि इनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पर होते हैं, और साथ ही साथ इनके पास क्या होता है, पैर होते हैं, फुट होते हैं। तो हमने कहा कि इनके पास दो जोड़ी पर की होती है और तीन जोड़ी पैर की होती है। पैर इनके हर सिगमेंट, हर थोरैसिक सिगमेंट में होते हैं, मीजोथोरैक्स में होते हैं, प्रोथोरैक्स में होते हैं, मेटाथोरैक्स में होते हैं। लेकिन जो पर होते हैं वो पर सिर्फ इनके मेटाथोरैक्स और मीजोथोरैक्स, इसी सीने के हिस्से में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने और एब्डोमेन की बात किए थे। तो एब्डोमेन में हमने कहा कि वहां पर उनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या हम कहेंगे कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव तौली थी, उजू का जो ओपनिंग होती है, जो उसका सिरा होता है, जो मुंह होता है, वो वहां पर एब्डोमेन के अंदर होता है, जिसको हमने स्पर्मेथिकल पोर कहा था, जिसको गोनोपोर हमने कहा था, ठीक है। इसी तरह से फिर नर में भी हमने बात की थी कि उनके अंदर जेनाइटल पाउच या चैम्बर होता है जो जमर के पीछे हिस्से में खुलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लास्ट मॉर्फोलॉजी की बात की थी। इसके बाद हमने एनाटॉमी के स्टार्ट किए थे। एनाटॉमी में हमने उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, अमले इन्हिज़ाम को पढ़ा था। अमले इन्हिज़ाम के बाद हमने उनका दौरान खून पढ़ा था। दौरान खून के अंदर हमने कहा था कि इनका जो दिल होता है वो 13 चैम्बर से बना हुआ होता है, 13 खाने यहाँ पर होते हैं। फिर और ये हर खाने को हमने कहा था कि खीफ नुमा होता है। खीफ बेसिकली कहते हैं फनेल शेप को, ऐसा शेप जो ऊपर से तना हुआ हो और नीचे से बहुत ब्रॉड हो, नीचे से फैला हुआ और ऊपर से बहुत तनाव हो, नैरो हो, छोटा हो, उसको कहा जाता है खीफ। फिर हमने अमल तनफुस की बात की थी। अमल तनफुस में हमने कहा था कि इनके पास जो अमल तनफुस का मामला है, वो अमल होता है, वो ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है, नालियों के जाल के जरिए होता है। फिर हमने कहा कि उन नालियों की जो ओपनिंग होती है, जो छोटे सुराख होते हैं, उसके ऊपर क्या होती है, स्पायरकल्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उनके जिस्म के अंदर जो खराजी मादे हैं, तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात किए थे, अमल इस्तेखराज की बात किए थे। फिर उसके बाद हमने देखा था उनका अज़बी निज़ाम, कि उनके पास दिमाग जो होता है, ब्रेन जो होता है। तो हमने कहा कि वेल डेवलप फॉर्म नहीं है, सिंपल फॉर्म ऑफ ब्रेन है, जिसके अंदर हमें तीन हिस्से बड़े थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि वो गैंग्लियोनेटेड होते हैं ना। उसी का हमारा कंटिन्यूएशन चल रहा था। तो अब उसमें ये है कि हमने कहा कि जो दिमाग होता है, वो दिमाग उनके पास जो होता है वो गैंग्लियन की शक्ल में होता है। तो आपको याद होगा कि हमने कहा कि तीन गैंग्लियन वाली शक्ल जो होती है, यानी याद आ रहा है आपको, हमने कहा था थोरैसिक जो रीजन होती है वहां पर तीन गैंग्लिया होती है, एब्डोमिनल रीजन में 6 गैंग्लिया होती है। फिर सर का जो हिस्सा होता है, हेड, वहां पर क्या होता है, सुप्रा एसोफेजियल और सब एसोफेजियल गैंग्लिया, और उनको जोड़ के रखने वाला एक सरकमफेरेंजियल कमिशर होता है। तो कल हमने कहा था कि ये जो कमिशर होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, रिंग लाइक एक दायरा नुमा शक्ल बनाता है, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसकी बात किए थे ना। अब हम आगे बात करने वाले हैं जिसमें जो ब्रेन होता है,
तो ब्रेन से बहुत सारी अजबिया यानी न्यूरॉन्स निकलेगी, और वो न्यूरॉन्स क्या करेगी, उनके जिस्म के अंदर आंखों से इंफॉर्मेशन को लेके जाना है, आंखों से मालूमात को लेकर जाना है, और जिस्म के अलग अलग अज़ा से मालूमात को दिमाग तक लेके जाना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉकरोच है यानी जो हमारा झिंगुर है, झिंगुर में हवासी उज़ू, एंटीना, आंखें, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प और एनल सर्काई वगैरह होते हैं। यानी हमने लास्ट लेक्चर में जो बातें की थे, उनके जिस्म के अंदर ये सारे हवासी आज़ा, जैसा हमारे हवासी आज़ा कौन है, हमारे हवासी आज़ा नाक है, कान है, आंख है, हमारे जिस्म की जिल्द है, हमारी जबान है, ये हमारे हवासी आज़ा है। वैसे ही इनके हवासी आज़ा कौन कौन है, तो एक है एंटीना जो उनकी आंखों के आगे हमने कल कहा था, आंखें होती है दूसरी जिसके जरिए वो देखेंगे, मैक्सिलरी जो हमने कहा था कि इनका जो माउथ होता है, तो लोअर लिप, अपर लिप, तो जो लोअर लिप होती है, फिर पल्प, फिर लिबियल पल्प, ये मैक्सिलरी पल्प और लिबियल पल्प। मैक्सिलरी पल्प मतलब वो होठ जो नीचे के होठ है, जो नीचे के होठ है, और लिबियल पल्प मतलब जो ऊपर वाले होठ होते हैं। फिर हमने कहा था एनल सर्काई, याद होगा आपको, एनल सर्काई हमने कहा कि इनका जो आखिरी सेगमेंट होता है एब्डोमेन का, वहां पर धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने कहा था एनल सर्काई। ठीक है ना। अब बात हो रही है कि इनकी जो आंख होती है, तो इनकी जो आंख होती है वो होती है मुरक्कब आंख। आपको याद होगा मैंने इससे पहले भी कहा कि जो आंख होती है वो दो तरह की होती है। एक आंख होती है जिसको हम सिंपल आई कहते हैं, दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं कंपाउंड आई। एक होती है सिंपल आई जिसको हम कहते हैं साधा आंख, हम क्या कहते हैं उसको, साधा आंख। दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं कंपाउंड आई, यानी मुरक्कब आंख, कंपाउंड आई और सादा। तो इसके पास जो आई होती है वो कंपाउंड आई होती है, मुरक्कब आई होती है। और आपको याद होगा जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था उस वक्त भी मैंने मुरक्कब आई के मामले में एक नाम आपको बोला था, ओमाइटिड्स, याद रहेगा। तो ये क्या होती है, ये आंख के सर के जोहरी जानिब होती है, जोहरी यानी मतलब बाहर की तरफ होती है। फिर हर आंख तकरीबन 2000, बहुत देखिए बहुत बड़ी बात है कि इतना सा झिंगुर है, उसकी इतनी सी छोटी सी आंख है, और अल्लाह ताला ने उसकी आंख देखी कैसा बनाया है। उसकी आंख क्या है, इसकी आंख के अंदर तकरीबन 2000 हेक्सागोनल ओमाइटिडिया, क्या होते हैं उसके आंख के अंदर, हेक्सागोनल ओमाइटिडिया। जोहरी जानिब यानी बाहर की जानिब, जैसा हमारी जो आंख है ये अंदर है, हमारी आंख कहाँ है, सॉकेट के अंदर है, ये जो खाना है इसके अंदर है, उनकी आंख बाहर है, बाहर लगी हुई होती है, तो उसको कहता है जोहरी जानिब। फिर हर एक आंख तकरीबन 2000 हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है, जिनके 6 इंड हो गए, क्या हो गए इस तरह से, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल ओमाइटिडिया, ओमाइटिडिया से, या उनका जो वाहिद होता है उस वाहिद को बनाया जाता है ओमाइटिडियम। तो ओमाइटिडिया होता है। और ये जो कॉकरोच होता है, जो झिंगुर होता है, उसकी आंख इतनी छोटी सी है लेकिन उसके आंख के अंदर 2000 ओमाइटिडिया है, यानी एक को क्या कहते हैं हम, ओमाइटिडियम। ये लाइट को रिसीव करने वाले, बाहर जो दिख रहा है उसको रिसीव करने वाले होते हैं, और वो ले जाके किसको देते हैं, ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन देंगे, ब्रेन को वो मालूमात देंगे कि कॉकरोच आया, कॉकरोच ने बाहर आके देखा कि सब लोग खाना खा रहे हैं और किसी के हाथ में से गुलाबी जामुन नीचे गिर गया। कॉकरोच ने जैसे ही उसको देखा तो फटाफट फटाफट वो उसके पास जाएगा, तो वो कॉकरोच को वो जो गुलाबी जामुन दिखा, वो गुलाबी जामुन उसको एक नहीं दिखेगा, उन ओमाइटिड्स के अंदर छोटी 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 बहुत सारी इमेज उसको दिखाई देगी, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड आई। और इस कंपाउंड आई को, इस इमेज को बनाने वाले कौन है, ओमाइटिडियम। फिर ये कॉकरोच जो होता है या झिंगुर होता है, ये बहुत सारे ओमाइटिडिया की मदद से एक चीज का बहुत सारा इमेज, देखिए कितने आता है, बहुत सारी इमेज बना पाता है। तो ये ओमाइटिडियम के जरिए क्या करता है, वो बहुत सारी इमेज बनाता है, एक आंख के अंदर बहुत सारी उसकी क्या होती है, इमेज होती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपाउंड आई इसकी कितनी जबरदस्त होती होगी कि एक ही चीज के कई सारी फोटोज वो बना रहा होता है।
फिर इस किस्म के देखने के तरीके को कहा जाता है मोज़ैक विजन। क्या कहा जाता है इस तरीके के देखने को? मोज़ैक विजन। मोज़ैक ये जो लफ्ज है, मोज़ैक का मतलब होता है दो चीजों के दरमियान। मोज़ैक का मतलब क्या होता है? दो चीजें हैं उनके दरमियान। जैसा आपने देखा होगा वड़ा पाव, वड़ा पाव कभी खाए क्या आप लोगों ने? वड़ा पाव खाए कभी? हाँ, तो वो वड़ा पाव में क्या होता है, दो पाव होती है ना, पाव एक साइड से पाव है, बीच में क्या है, वड़ा। तो वड़ा पाव जैसा रहता है वैसा मोज़ैक पैटर्न होता है। उस तरह से वो क्या बनाती है? मोज़ैक इमेज कहते हैं। फिर जिसमें सेंसिटिविटी ज्यादा, उसमें क्या होती है? सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा, लेकिन रिजोल्यूशन कम होता है ना। हो ये दो लफ्ज है। अब सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? कोई बताएगा सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी का मतलब, सेंसिटिविटी का मतलब होता है हसास। मतलब गुलाबी जामुन गिरा कि दिख गया, कुछ गिरा कि उस कॉकरोच को मालूम पड़ जाएगा, दूर से दिख जाएगा। लेकिन रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? रिजोल्यूशन का मतलब होता है, रिजोल्यूशन का मतलब होता है दो चीजों को अलग करके बताना। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? दो चीजों को अलग अलग करके बताना, इसको कहा जाता है रिजोल्यूशन। तो इसका जो रिजोल्यूशन होता है ये बहुत कम होता है। हमारी आंखों के अंदर रिजोल्यूशन है, इसलिए आप जब बोर्ड देख रहे हैं तो बोर्ड के ऊपर हर लफ्ज आपको बहुत ही अच्छे से अलग अलग दिखाई दे रहा है। फिर मैं और मेरा बोर्ड, मैं और मेरी घड़ी, मैं और मेरा पेन, मेरे हाथ में, ये दोनों चीजें आपको बहुत आसानी से अलग अलग दिखाई दे रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारी आंखों के अंदर रिजोल्यूशन। दो चीजों को सेपरेट करने की ताकत, दो चीजों को सेपरेट करने की सलाहियत, उसको कहा जाता है रिजोल्यूशन। तो जो कॉकरोच होता है, इस कॉकरोच की आंखों की जो सेंसिटिविटी है, जो हसास है, जो बहुत दूर की भी चीज है उसको जल्दी दिख जाएगी, लेकिन वो उनके बीच में क्या नहीं कर सकेगा? फर्क नहीं करेगा। इस तरह का रातों में अक्सर दिखाई देते हैं। इस तरह का इनका क्या होता है? रातों में ये क्या होते हैं? अक्सर दिखाई देते हैं। और रातों में ये देखते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है नॉकटर्नल विजन। इसलिए इनका जो विजन होता है, इनका जो विजन होता है, जो देखने की सलाहियत होती है, उस सलाहियत को क्या कहा जाता है? नॉकटर्नल। क्या बोला जाता है? नॉकटर्नल विजन। क्या बोला जाता है इसको? नॉकटर्नल विजन। जी, कितने लोगों को बात समझ में आई? कोई है, किसी को डाउट है यहां पर? ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज जिसको आपको याद रखना है और अच्छे से समझना है ना। आपको अगर याद होगा तो हमने फ्रॉग की केस में, मेंढक की केस में भी आंखों की बात की है। और हमने उनकी आंखों के मामले में कहा था कि उनकी आंखों के ऊपर क्या होती है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है फ्रॉग की आंखों में, याद आ रहा है? और हमने कहा था कि उनकी जो आंख होती है वो सिंपल आई होती है, सादा आंख होती है। ना अब हम बात कर रहे हैं इनके तौलीदी अज़ू की बात कर रहे हैं। इनके हम तौलीदी उज़ुओं की बात कर रहे हैं। तो दो तिल चट्टा होता है, या जो कॉकरोच होता है, जो झिंगुर होता है, तो वो दो सिंफी होता है। कॉकरोच जो होता है, तिल चट्टा जो होता है, वो कैसा होता है? दो सिंफी। दो सिंफी मतलब, दो सिंफी का मतलब क्या होता है? वो मुजक्कर और मुअन्नस, मुजक्कर और मुअन्नस, यानी वो मेल और क्या हो गए? फीमेल हो गए। यानी वो क्या होंगे? नर और क्या होंगे? मादा। क्या होंगे? नर और क्या होंगे? मादा होंगे। तो यहाँ याद रखना है कि जो नॉकटर्नल मतलब रात में जिनको दिखाई देता है, या रात में जागने वाले, जो रात में जागते हैं, रात में कोई काम करते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है नॉकटर्नल। ठीक है, समझा? निखत? ठीक ना। हमने कहा कि ये जो होते हैं ये दो सिंफी होते हैं। दो सिंफी का मतलब ये मुजक्कर भी होंगे, मुअन्नस भी होंगे, मेल और फीमेल होंगे, नर और मादा होंगे। फिर दोनों जिन्स में,
ये दोनों जो जीन्स है, नर और मादा, तौलीदी उज़ू काफी नमू याफ्ता होते हैं, काफी नमू याफ्ता, या हम बोलेंगे वेल डेवलप्ड होते हैं। क्या होते हैं? वेल डेवलप होते हैं। फिर नर जो होता है, तो नर्द तौलीदी जो निजाम होता है उसमें एक जोड़ा टेस्टिस का बना होता है। नर में क्या बना होता है? एक जोड़ा टेस्टिस का। ये देखिए, ये क्या है? ये एक टेस्टिस है और ये दूसरी टेस्टिस है, ठीक है। और जो चौथे से छठे सिगमेंट, कहां से कहां तक होता है वो? चौथे से छठे सेगमेंट में दोनों किनारों एक एक पाया जाता है। दोनों किनारों पर क्या होता है? एक एक पाया जाता है। कौन से सेगमेंट से कौन से सेगमेंट पर है? फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट, और कहां तक होता है? सिक्स सेगमेंट, चौथा, पांचवा, छठा। तो चौथे सेगमेंट से कहां तक होता है वो? छठे सेगमेंट तक, चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक ये मौजूद होता है। फिर यहां पर क्या होता है? हर एक टेस्टिस से एक पतला, अब इसका नाम क्या है इसको आपको याद रखना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको कहा जाता है वासा डिफरेंस। याद है? वासा डिफरेंस। क्या कहा जाता है इसको? वास डिफरेंस। यहां पर देखिए, ये कौन है? वास डिफरेंस। ये दिख रहा है, यहां से ये ट्यूब निकल रही है, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को कहा जा रहा है वास डिफरेंस। यहां से भी देखिए, ये क्या है? वास डिफरेंस है। जो सिमाइनल वेसिकल, जो किसके जरिए जा रहा है? सिमाइनल वेसिकल के जरिए, सिमाइनल वेसिकल के जरिए आगे जाके वो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर खुलेगा ना। यहां पर देखिए, यहां पर है सिमाइनल वेसिकल। क्या होता है यहां पर? सिमाइनल वेसिकल। अभी सिमाइनल वेसिकल क्या होती है, क्या काम करती है, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि यहाँ पर जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या है? टेस्टिस है, उसके बाद वासा डिफरेंस है, उसके बाद कौन है? सेमाइनल वेसिकल। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं? मेल तौलीदी उज़ू, जिसको हम क्या कहते हैं? मेल तौलीदी उज़ू को हम क्या कहते हैं? टेस्टिस। तो यहां पर याद रखना है कि वहां पर जो सेमाइनल वेसिकल है, वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस का आएगा सेमाइनल वेसिकल, और आके कहां पर होगा? इजैकुलेटरी डक्ट। कहां पर आके ओपन होगा? इजैकुलेटरी, कहां पर आके निकलेगा? इजैकुलेटरी डक्ट। नाउ ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है, ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेगा? ये इजैकुलेटरी डक्ट एनस, कहां पर चला जाएगा? एनस। एनस के बतनी जानिब, यानी एनस के अंदरून साइड में, अंदर की साइड में, उसके पीछे जानिब में पाया जाने वाला नर गोनोपोर में खुलता है। तो अब ये क्या होगा? ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ये इजैकुलेटरी डक्ट कहां पर जाके ओपन होगा? ये इजैकुलेटरी डक्ट जाके ओपन होगा गोनोपोर में। गोनोपोर का मतलब क्या है? कल भी मैंने कहा था कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो ओपनिंग होती है, जो होल होता है, जो बाहर निकलने का रास्ता होता है, तो उसका जो मुंह होता है, उस मुंह के लिए वर्ड यूज किया जाता है गोनोपोर। क्या बोला जाता है उसको? गोनोपोर, ठीक है। तो यहां याद रखना है कि वहां जाकर वो क्या होता है? खुलता है। फिर एक मखसूस मशरूम की शक्ल का हुदूद। अब यहाँ पर एक हुदूद है और उस हुदूद की जो शक्ल है वो मशरूम की जैसी है। उसको वो कहां पर होता है? तो वो छठे से सातवें सेगमेंट, कहां से कहां तक होता है वो? छठे से सातवें एब्डोमिनल सीक्वेंस में पाया जाता है, जो एक असेसरी यानी मददगार का काम करता है। किसका काम करेगा? मददगार, यानी असेसरी का रोल प्ले करेगा, मददगार का रोल प्ले करेगा। फिर बाहरी जानिब जो होगा, बाहरी जानिब यानी वहां क्या होगा? जेनिटेलिया, जो नर गोनेपोफाइसिस, जो कहां पर होगा? नर गोनेपोफाइसिस या फेलोमर, या उनको क्या कहा जाता है? फेलोमेयर की नुमाइंदगी करता है। ये काइटिनस असिमेट्रिकल बनावट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि यार यहाँ पर ये जो बातें हो रही है, क्या क्या बातें हो रही है, या कौन है ये सारी चीजें? तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि देखिए, यहाँ पर आएंगे फेलोमोर, देखिए यहाँ फेलोमियर, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, और यहाँ पर है लेफ्ट फेलोमियर। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये फेलोमियर है। दीज आर दी फेलोमियर। ये कौन है? ये है इजैकुलेटरी डक्ट।
ये कौन है? इजैकुलेटरी डक्ट। अब यहाँ पर आप देखिए ये वेंट्रल फेलोमियर है, ये राइट फेलोमियर है, यहाँ पर ये, ठीक है। अब ये जो फेलोमियर है ये क्या करते हैं, ये क्या स्ट्रक्चर का काम करता है? तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर बाहरी सालिल जेनेटेलिया, जेनेटेलिया मतलब जो बाहर से दिखाई देने वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो पार्ट है, जिसको नर की केसी में क्या कहा जाता है? गोनापोफाइसिस। क्या बोला जाता है इसको? गोनापोफाइसिस। तो बाहरी जानिब जेनेटेलिया क्या करता है? इस गोनापोफाइसिस या फेलोमर का क्या करता है? नुमाइंदगी करता है, यानी वो बताता है कि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है? पार्ट है, उस तरह से वो दिखाता है। अब ये क्या है? तो दीज आर दी काइटिनस। ये सारी की सारी कौन है? काइटिनस असिमेट्रिकल बनावट। यानी आप देखिए ये जो फेलोमियर है इसकी शक्ल देखिए, इसकी शक्ल देखिए, इसकी शक्ल देखिए, कोई शक्ल एक दूसरे के साथ एक जैसी नहीं है। ये सारी की सारी शक्लें कैसी है? असिमेट्रिकल, अलग अलग है, मुख्तलिफ है, ठीक है। फिर जो नर गोनोपोर के चारों तरफ, ये जो होती है कहां पर होती है? नर गोनोपोर के चारों तरफ पाया जाता है। जो कहोगे नर गोनोपोर के चारों तरफ। नर गोनोपोर का मतलब क्या है? जो मेल है, जो नर है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओपनिंग है, जो बाहर का हिस्सा है, जो बाहर आके खुलने वाला है, उस हिस्से के चारों तरफ ये होते हैं। उसकी वो क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं, साथ ही साथ उसकी वो क्या करते हैं? नुमाइंदगी, यानी उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फिर यहां पर क्या होता है? सेमाइनल वेसिकल। कौन है यहाँ पर? सिमाइनल वेसिकल। सिमाइनल वेसिकल के अंदर स्पर्म जमा होता है। जो मेल होते हैं, मेल के अंदर क्या होता है? मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं। फीमेल के अंदर क्या बनते हैं? अंडे बनते हैं, oocytes बनते हैं। तो यहाँ पर जो स्पर्म है या जो मनी है, ये स्पर्म उसमें जमा हो जाएगा, जो एक साथ जुड़कर एक गुच्छे की शक्ल क्या बना देंगे? वो एक गुच्छे की शक्ल बना देते हैं। यानी क्या होगा? बहुत सारे स्पर्म सेल आएंगे, बहुत सारे स्पर्म आएंगे और वो बंच बना देंगे, गुच्छा बना देंगे, जिसको कहा जाता है स्पर्मेटोफोर। क्या कहा जाता है उसको? स्पर्मेटोफोर। क्या कहा जाता है इसको? स्पर्मेटोफोर, जो मुबाशरत के दौरान बाहर निकलता है। मुबाशरत का मतलब क्या है? जब मेल और फीमेल ये दोनों कॉकरोच एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करेंगे, उस इंटरैक्शन के तामुल करेंगे, उसको कहा जाता है मुबाशरत। इस मुबाशरत के दौरान क्या होगा? जो सेमाइनल वेसिकल है उसमें जो स्पर्म है, जो बंच की शक्ल में है, जिनको क्या बोला जा रहा है? स्पर्मेटोफोर, वो मेल अपने जिस्म से निकाल के उसको कहाँ डाल देगा? फीमेल के जिस्म में डाल देगा, ठीक है। यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक है। नाउ तो ये कौन था? ये था नर, ये था नर झिंगुर। नर झिंगुर की हम बात कर रहे थे ना। अब हम मादा तौलीदी यानी फीमेल झिंगुर की बात कर रहे हैं, फीमेल कॉकरोच की बात कर रहे हैं कि उसके जिस्म के अंदर क्या क्या होता है ना। इससे पहले भी ये डायग्राम मैंने आपको पहले बताया था, कुछ बातें वहां थी जो मैंने कहा कि हम आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे ना, यहाँ पर हम उसको समझेंगे। जो मादा तौलीदी निजाम होता है उसमें दो बड़े, जो मादा तौलीदी निजाम होता है उसमें क्या होती है? दो बड़े ओवरीज। ओवरीज का मतलब क्या होता है? ये जो है ना, इसको बोला है ओवरी। ओवरी का मतलब होता है बैजेदान, बैजेदान, जो बैजा बनाएगा, जो जो दूसरे से कहां से कहां तक? दूसरे से छठे एब्डोमिनल सिगमेंट, कहां से कहां तक? 2 to 6, वो भी किसके अंदर? एब्डोमिनल सिगमेंट। कौन से वाले सिगमेंट में? एब्डोमिनल सिगमेंट। पेट के अंदर जो सिगमेंट है उनकी यहां पर बात हो रही है। तो कहां से कहां पर है? दूसरे से छठे, यानी 2nd to 6th। यानी अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि यहां पर ये जो है ये 6th है, ठीक है, यहां पर हम कंसीडर करिए कि इसको कह रहे हैं 2 3 4 5 और इसको कह रहे हैं 6, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जा रहा है? ओवरी बैजादान। फिर ये एब्डोमेन के सिग्नल पर छाया जाता है। फिर हर एक ओवरी 8 ओवेरियोल्स और ओवेरियन, क्या बोला जा रहा है? ओवेरियोल्स
या ओवेरियन टिब्यूल्स के एक गुच्छे का बना होता है। यानी ये जो एक किडनी है उसमें ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लाइन लाइन दिख रही है, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है ओवेरियोल्स। ओवेरियोल्स टिब्यूल, क्या बोला गया इसको? ओवेरियल टिब्यूल। टिब्यूल का मतलब क्या होता है? टिब्यूल का आमतौर पे हम मीनिंग लेते हैं नली या नाली। नली या नाली हम मीनिंग में लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की नाली या नलियां है जिनको क्या कहा जा रहा है? ओवेरियन टिब्यूल्स। और टोटल ओवेरियन टिब्यूल्स यहाँ पर कितनी होती है? टोटल ओवेरियन टिब्यूल यहाँ पर होती है 8। कितनी होती है? 8। अब ये जो टोटल ओवेरियन टिब्यूल है, इन टोटल ओवेरियन टिब्यूल के अंदर होता क्या है? इन ओवेरियन टिब्यूल के अंदर क्या होता है? इनके अंदर होते हैं बैजे। इनके अंदर क्या होते हैं? बैजे। और ये बैजे भी बहुत खास होते हैं। वो क्या होता है? इसमें बढ़ते हुए बैजे होते हैं। कौन से बैजे होते हैं? बढ़ते हुए। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए कि यहाँ पर जो बैजा है, यहां से अगर बैजा बन रहा है तो धीरे धीरे इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहां से वो छोटा 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 फिर वो बड़ा होता जाएगा। तो ये बढ़ते हुए बैजे यहाँ पर मौजूद होते हैं जो आगे चल के क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन के अमल में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है? ये जो ओवेरियन टिब्यूल्स है या जो ओवेरियोल्स टिब्यूल्स है, उनके अंदर गुच्छे होते हैं, जिस गुच्छे के अंदर क्या होते हैं? बैजे होते हैं। और ये बैजे धीरे धीरे अपने अंदर क्या करते हैं? इजाफा करते हैं, बढ़ते जाते हैं। हर एक ओवरी का, हर एक ओवरी का, ये ओवरी और ये ओवरी का ओविडक्ट क्या होता है? ओविडक्ट। यानी ये वाला हिस्सा देखिए, ओविडक्ट, इसको कहा जाता है ओविडक्ट। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो आपको ट्यूब की तरह, पाइप की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? ओविडक्ट। जो एक साथ मिलकर एक अकेला मेडियन ओविडक्ट क्या बना देगा? वो एक मेडियन ओविडक्ट। यानी ये दोनों भी आएंगे और यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद जो डक्ट बनाएंगे उसको कहा जाता है कॉमन ओविडक्ट, या उसको कहा जाता है मेडियन ओविडक्ट, या उसी को क्या कहा जाता है? वजाइना। क्या कहा जाता है इसको? वजाइना। क्या उसे क्या कहते हैं? जिसे वजाइना। वजाइना मतलब वो फीमेल के बॉडी की और मादा के बॉडी का जो आखिरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग होती है, उसके लिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वजाइना। ना ये जो वजाइना है या ये जो मीडियन ओविडक्ट है, ये कहां पर जाके खुलेगा? ये खुलेगा जेनाइटल चैम्बर में। कहा जाके खुलेगा? जेनाइटल चैम्बर के अंदर। तो देखिए ये जेनाइटल चैम्बर है, याद आ रहा है? ये कौन है? जेनाइटल चैम्बर। यहां पर आके वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। यहां पर आके वो क्या करेगा? जो एग है उनको वो यहाँ क्या करेगा? रिलीज करेगा। फिर एक जोड़ा यहाँ पर क्या होता है? एक जोड़ा होता है जिसको कहा था स्पर्मेथिका। आपको याद होगा स्पर्मेथिका, मैंने कल भी बताया था। स्पर्मेथिका ये एक थैली नुमा साख्त होती है जिसके अंदर स्पर्म को जमा करके रखा जाता है। तो अब भी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जो नर होता है, उस नर के जिस्म से बहुत सारे बंच निकलते हैं, किसके? स्पर्म के। और वो बंच के फॉर्म में उसको वो क्या करता है? फीमेल के जिस्म में दाखिल करता है। वो जो बंच है उसको हमने कहा था स्पर्मेटोफोर। तो वो जो स्पर्मेटोफोर है, वो स्पर्मेटोफोर कहाँ आ जाएंगे? स्पर्मेथिका। कहां पर आ जाएंगे? स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका मतलब एक तरह की साख्ती, थैलीनुमा साख्त। ये थैलीनुमा साख्त के अंदर कौन जमा होता है? स्पर्म जमा होते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है स्पर्मेथिका। तो इनके पास क्या होता है? एक जोड़ा होता है जिसको कहा जाता है स्पर्मेथिका, जो छठे हिस्से में पाया जाता है। जो कहां पर होता है? छठे हिस्से में। तो ये देखिए ये कौन है? स्पर्मेथिका। तो क्या होगा कि जब ये जो फीमेल है, ये जो मादा है, ये मादा जब नर के साथ इंटरेक्शन करेगी तो यहाँ वो क्या करेगा? स्पर्मेटोफोर क्या ऐड करेगा उसके जिस्म के अंदर? स्पर्मेटोफोर। और ये स्पर्मेटोफोर यहाँ पर आके जमा हो जाएगी। ठीक है, यहां आके वो स्पर्मेटोफोर को क्या कर देगा? स्टोर करेगा। अब इसके पीछे वाली जो नली है उससे यहाँ एग आएगा और इससे क्या आएगा? स्पर्म आएगा। उन दोनों के बीच में क्या होगा? इंटरैक्शन होगा। वो दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाएंगे।
फिर जो जेनाइटल चैम्बर में खुलता है, और ये कहाँ आके ओपन होता है? जेनाइटल चैम्बर। तो यहाँ बेसिक चीज याद रखना है कि ओवरी, ओवरी के बाद है ओविडक्ट, ओविडक्ट के बाद है कॉमन ओविडक्ट या जिसको वजाइना कहते हैं। फिर उसी के ऊपर में एक स्पर्मेथिका है, एक थैली नुमा साफ्ट है जिसके अंदर स्पर्म जमा करके वो रखता है। फिर जब स्पर्म और एग का इंटरेक्शन होगा, वो जो पूरा अमल है वो कहाँ पर होगा? इस जेनाइटल चैम्बर के अंदर होगा। ठीक है, यहां पर किसी को कोई डाउट है? कोई है ऐसा जिसको बात समझ नहीं आई? ठीक, चलिए। ना हमने कहा कि स्पर्म का जो तबादला होता है ना, हमने कहा कि उनके पास क्या होता है? स्पर्म का तबादला होता है। स्पर्म को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, और वो जो स्पर्म है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे? स्पर्मेथिका के अंदर। ना स्पर्म का जो तबादला होता है, स्पर्म का तबादला स्पर्मेटोफोर के जरिए होता है। जैसा अभी हमने कहा कि उनके जिस्म में क्या होगा? स्पर्मेटोफोर निकलेगा, और वो स्पर्मेटोफोर जाके कहाँ पर ऐड हो जाएंगे? स्पर्मेथिका के अंदर। तो जो बंच फॉर्म में स्पर्म आएंगे वो कहा जाएंगे? स्पर्मेथिका। फिर इसके बाद बार आवर बेजे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि जो बार आवर बेजे है कैप्सूल में बंद हो जाते हैं। क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर यहां पर से स्पर्म आ रहा है और यहां पर एग है, स्पर्म है। तो अब यहां क्या होगा कि ये जो एग है और ये जो स्पर्म सेल है, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और उसके बाद क्या होगा? जो बार आवर बैजा है, ये जो बैजा है, इस बैजे की सराउंडिंग में क्या हो जाएगा? इस बैजे की सराउंडिंग में क्या बन जाएगी? कैप्सूल। क्या बन जाएगी? कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल को क्या कहा जाता है? इस कैप्सूल को कहा जाता है ऊथिका। क्या कहा जाता है इस कैप्सूल को? ऊथिका। क्या कहा जाता है इसको? ऊथिका। ना ये जो ऊथिका है ये क्या होती है? तो ऊथिका, ऊथिका एक खूब सुर्ख, यानी बहुत ज्यादा रेड, बहुत ज्यादा रेड, एक बहुत खूबसूरत से लेकर काला भूरा रंग का, यानी बहुत लाल से लेकर बहुत काला और भूरा रंग का, ये क्या होता है? कैप्सूल होता है, यानी ऊथिका होता है, जो तकरीबन 3 से 8 मिलीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। यानी उसकी जो हाइट होती है वो 3 से 8 मिलीमीटर की उसकी लंबाई होती है। ये एक मुनासिब जगह में, खासकर फिजा के आसपास ज्यादा मुवाफिक नमी वाले सतह पर हजम, या वहां पर क्या किया जाएगा? उसको हजम नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको वहां पर रखा जाता है, जो क्रैक और क्रीविक्स, क्रैक और सरीविक्स में क्या होता है? चिपका दिया जाता है। तो ये क्या करेगा? ये जो फीमेल होगी वो फीमेल क्या करेंगे? ये जो अज़ू आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है कैप्सूल। इस कैप्सूल का नाम क्या है? इस कैप्सूल का नाम है ऊथिका। क्या नाम है इसका? ऊथिका। वो इस कैप्सूल को क्या करेगा? ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पर ग़िज़ा है, ऐसी जगह देखेगा जहां पर क्रैक हो, यानी क्रैक इसलिए ताकि दूसरे जानदार आके इन अंडों को ना खा ले, इन बैजों को ना खा ले, इनके बच्चों को ना खा ले, इसलिए वो क्रैक में और सर्विक्स में क्या करेंगे? उसको दबा के रख देंगे। फिर औसतन जो मादा होती है, यानी जो फीमेल होती है, वो 9 से 10, कितने? 9 से 10 ऊथिका पैदा करती है, जिसके हर एक में 14 से 16 अंडे होते हैं। यानी कितने होते हैं? 14 to 16 उसके अंदर क्या होते हैं? एग होते हैं। और अगर हम 14 to 16 एग की बात करें और 9 से 10 अगर इस तरह की ऊथिका की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि अगर 10 हम कंसीडर करते हैं तो ये 140 या 160 अंडे, यानी 140 से 160 बच्चे एक ही वक्त में पैदा करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो बहुत अहम स्ट्रक्चर है वो क्या है कि जो फीमेल होती है उस फीमेल के अंदर ऊथिका एक कैप्सूल, एक हिफाजत वाली कवरिंग के अंदर बहुत सारे अंडों को फर्टिलाइजेशन के बाद, अमले बार आवरी के बाद रख दिया जाता है और उसको ऐसी जगह ले जाके वो फीमेल रख देती है जहां पर उनको ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी पैदाइश अफजाइश के लिए अच्छी जगह मिले, खाने को मिले, रहने को मिले, उनको कोई दुश्मन आके हाथ ना लगाए। इस तरह से वो जगह ढूंढ के उनको क्या कर देती है, वहां पर ले जाकर रख देती है। किसी को कोई डाउट है? ठीक है ना। अब एक और अहम चीज है, इसको समझ लीजिए आप, बहुत अहम है कि हमने कहा था कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच जो है हमारा वो इंडियन, उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नाम याद आ रहा है किसी को? किसी को याद है क्या उसका नाम, साइंटिफिक नेम याद है किसी को? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना नमीरा, बहुत अच्छे। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। क्या नाम है उसका? पेरी प्लानेटा अमेरिकाना, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। जब भी आप कोई साइंटिफिक नेम लिखेंगे उस साइंटिफिक नेम के नीचे अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। और ये जो पेरी प्लानेटा अमेरिकाना होता है ये पोरोमेटाबोलस होता है। क्या होता है ये? पोरोमेटाबोलस होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये नम्फल मरहल है। नम्फल मरहले का मतलब क्या होता है? लार्वल स्टेज। कौन सी स्टेज? लार्वल स्टेज। इसके जरिए बालीदा होता है। बालीदा होता है मतलब अफजाइश करता है, बढ़ता है। इसकी क्या होती है? बालिदगी होती है, नशोनुमा होती है, बढ़ता है। फिर ये जो न्यूफेल्स है यानी जो लार्वल स्टेज है ये खूब अच्छी तरह बालिग जैसा नजर आता है। न्यूफेल स्टेज मतलब वो स्टेज जिसको क्या कहा जाता है? लार्वल स्टेज कहा जाता है। उस लार्वल स्टेज में से एक स्टेज होती है जिसको कहा जाता है निम्फ। क्या कहा जाता है इसको? निम्फ। तो ऐसी कई सारी स्टेज होती है, उन स्टेज से गुजरकर वो क्या बनता है? अडल्ट बनता है। तो यहां पर जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट को कहा जाता है इनडायरेक्ट। किस तरह का डेवलपमेंट होता है वो? इनडायरेक्ट। तो यहां याद रखना है हमेशा कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच का जो अफजाइश होती है वो इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि उसकी जो लार्वल स्टेज है, कौन सी स्टेज है? लार्वल स्टेज है वो, और उसकी जो अडल्ट स्टेज है वो दोनों भी एक दूसरे से क्या होती है? अलग होती है। या हम ये कह सकते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट होता है पहले लार्वा बनेगा, फिर लार्वा के बाद वो क्या बनेगा? अडल्ट बनेगा। यानी पहले वो इस तरह से रहेगा, फिर इस तरह से आपको दिखाई देता है। निम्फल तकरीबन 13 बार मोल्टिंग। मोल्टिंग किसको कहते हैं? मोल्टिंग का मतलब ये होता है झड़ना। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है? झड़ना, तब्दील होना। तो क्या होता है जब ये कॉकरोच का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, कॉकरोच की बालिदगी स्टार्ट होती है, कॉकरोच की अफजाइश का अमल शुरू होता है, तो उस वक्त कॉकरोच 13 मरहलों से गुजरता है। और उन 13 मरहलों के अंदर उसके जिस्म के अंदर अलग अलग तब्दीलियां होती है। सोचिए बच्चों, 13 मरहले, अल्लाह ताला की ये मखलूक देखिए कैसी है। 13 मरहले से गुजरता है ये। एक मरहला वो है जब वो पैदा होता है, एक मरहला वो है जब उसके अंदर 13 मरतबा तब्दीलियां होती है, और फिर 13वें मरतबे के बाद वो जो दिखाई देता है हमको वो है कॉकरोच। वो है कॉकरोच, ठीक है। तो 13 बार मोल्टिंग के जरिए बालिग की शक्ल को क्या करता है? इख्तियार करता है। फिर आखिरी जो निम्फल मरहला होता है, आखिरी जो निम्फ मरहला होता है उसके ठीक पहले वाले मरहले में, ठीक पहले वाले मरहले में विंग पैड्स
क्या हो जाता है, विंग पैड्स होता है, लेकिन सिर्फ बालिग तिलचट्टा में ही ये विंग पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, विंग पैड्स। विंग पैड्स का मतलब क्या हो रहा है, विंग का मतलब हो रहा है विंग यानी पर। क्या होते हैं, वहां पर बनना शुरू होते हैं, और वो पर हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो आखिरी मरहला होता है, उस आखिरी मरहले से पहले वाला जो मरहला होता है, उस मरहले में उनके जिस्म पर क्या आना शुरू हो जाते हैं, विंग्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, विंग्स बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर आगे चल के फिर क्या होते हैं, वो विंग उसको उड़ने में, उसके प्रोटेक्शन में, उसकी हिफाजत में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक, यहां पर कोई डाउट है? तो ये बहुत अहम है, इसको याद रखना कि इनकी जो अफजाइश है, इनकी जो बालिदगी है, वो जो मरहला है वो इनडायरेक्ट है। क्या है वो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट हो उनका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। किस तरह का डेवलपमेंट है उनका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें लार्वल स्टेज भी होती है और जिसमें अडल्ट स्टेज होती है। पहले वो लार्वा होता है, बाद में वो क्या होता है, अडल्ट होता है। और ये लार्वा से अडल्ट होने के दौरान उनके पास मोल्टिंग होती है, और ये मोल्टिंग यानी तब्दीली कितने बार होती है, 13 बार ये तब्दीली का अमल उनके जिस्म के अंदर होता है। बालिग तिलचट्टा का मतलब क्या होता है, बालिग तिलचट्टा का मतलब वो बालिग हो जाएगा, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसका मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो अपनी एग्जैक्ट उम्र को पहुंच जाएगा, तब उसको कहते हैं बालिग होना। यानी हम ये कह सकते हैं कि बालिग उस वक्त कहा जाता है जब उनके अंदर, यानी बालिग बायोलॉजी के अंदर, हयातियात के अंदर बालिग उसको कहते हैं जिसके अंदर अमल तौलीद की सलाहियत होती है, बच्चे पैदा करने की सलाहियत होती है, उसको कहा जाता है बालिग। नाउ हम लास्ट टॉपिक पर है तिलचट्टे के। वो क्या होता है कि बहुत सारे तिलचट्टे, बहुत सारे झिंगुर जो होते हैं वो जंगली नूके होते हैं। बहुत सारे तिलचट्टे कौन सी नूके हैं, जंगली नूके हैं। ठीक है, और इनकी अभी तक कोई भी इख्तिसादी अहमियत नहीं मालूम, यानी इनका कोई इकोनॉमिकल की यार इनका फायदा क्या है ये अभी तक हमको नहीं मालूम। कुछ नू जो इंसान की रहने की जगह के आसपास पाए जाते हैं, इसमें से कुछ नू ऐसे हैं जो इंसानों के आसपास रहते हैं, और ये पेस्ट होते हैं। ये कौन होते हैं, पेस्ट होते हैं, क्योंकि ये ग़िज़ा को क्या करते हैं, खराब कर देता है, और उसके बदबूदार स्मेली यानी जो एक्सक्रीटा है के साथ मिलकर कसीफ हो जाता है। उसके साथ मिलकर वो क्या हो जाता है, कसीफ हो जाता है। खाने की चीज को कसीफ करके ये बहुत सारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को क्या करता है, फैला सकता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो कॉकरोच है, ये जो झिंगुर है, ये झिंगुर हमारे पास बहुत सारी बीमारियों के लिए वेक्टर का काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह बीमारी पहुंचाने का ये जिम्मेदार भी होता है, उसका वो वेक्टर है, उसका वो जिम्मेदार है। फिर ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, बदबूदार यानी वो जो भी ग़िज़ा होती है, अगर उसके पास घर में रखे हुए गेहूं, जवारी वगैरह इस तरह की चीजें अगर उनके साथ ये रहते हैं तो ये वहां क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। इसलिए आप देखो कि हमारे घरों में भी जो कॉकरोच होते हैं, झिंगुर होते हैं, तो एक जगह आप मारते हैं, दूसरी जगह से निकलते हैं, दूसरी जगह मारते हैं, तीसरी जगह। उसका रीजन ये होता है कि जब इनका डेवलपमेंट होता है तो ये क्या करते हैं, वो जो ऊथी का होता है, जो कैप्सूल होता है, इसको अलग अलग सुराखों में ले जाके रख देते हैं। अब जब भी उनकी डेवलपमेंट होगी तो एक भी ऊथी का रहा था उसमें 140 160 झिंगुर है, कॉकरोच है, हम तो एक दो को मार के थक जाते हैं, है ना। तो इसको याद रखना है। तो इस तरह से आज हमारा ये जो टॉपिक है कॉकरोच का, ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ये भी तकमील को पहुंचता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इख्तिसादी मतलब जो इकोनॉमिकल है, कसीफ यानी बहुत ज्यादा, कसीफ मतलब बहुत ज्यादा, है ना। हम बोलते हैं कि यार ये चीज बहुत कसीफ है, यानी इसका वजन बढ़ जाने के मामले में बोलो, या उसके डेंस हो जाने के मामले में बोलो, मोटाई के मामले में बोलो, तो बहुत सारी चीजें जब एक जगह जमा हो जाती है तो वो चीज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, कसीफ हो जाती है।
पेस्ट का मतलब क्या होता है? पेस्ट का मतलब होता है वो जानदार जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं, और वो जानदार जो फसलों को खराब कर देते हैं, वो जानदार जो फसलों को खराब कर देते हैं उनको बोला जाता है पेस्ट। और दानिश, क्या पूछा है आपने? नसीफ, दानिश, कसीफ। हाँ मैं वही बोला, कसीफ का मतलब क्या होता है जो बताया अभी मैंने। हम्म, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमारा जो कॉकरोच है वो भी कंप्लीट हुआ। मैं अभी ये लिंक को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और पीपीटी चेंज कर रहा हूँ, और आपको दोबारा मैं लिंक शामिल करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, नया वीडियो नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। दोबारा आप लोगों ने 1 सेकंड और 2 सेकंड में ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।